अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 26। इसमें हमें कहा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ थ्री नंबर्स ए बी एंड सी इज गिवन बिलो। हमें प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ थ्री नंबर दिए हैं ए बी और सी, ये प्राइम फैक्टराइजेशन गिवन है। और हमें साथ में कहा है कि इसमें पी क्यू और आर आ रहे हैं ना, उसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन दी है। और ये कहा है कि नंबर पी इज स्मॉलर देन नंबर क्यू एंड नंबर क्यू इज स्मॉलर देन नंबर आर। तो इससे हमें ये पता चलता है कि पी इज द स्मॉलेस्ट नंबर, पी स्मॉलेस्ट है और आर ग्रेटेस्ट नंबर है। ओके, ये माइंड में अभी आपको रखना है, आगे ये यूज होगी इंफॉर्मेशन। और साथ में कहा है पी क्यू एंड आर आर नेचुरल नंबर्स। अब देखो बच्चा, इधर लिखा है द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स, लार्जेस्ट का मतलब हाईएस्ट, हाईएस्ट का एच हम ले लेते हैं, एच फॉर हाईएस्ट, दैट डिवाइड्स ए बी एंड सी विदाउट लीविंग रिमाइंडर इज 30। तो जो नंबर बच्चा गिवन नंबर को डिवाइड करे ना, वो फैक्टर होता है। कैसे फैक्टर होता है? मान लो हम दो नंबर ले लेते हैं 4 एंड 6, इनका एचसीएफ देके तो क्या होगा? 2 होगा। अब जो 2 है 4 को भी एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा और 6 को भी डिवाइड कर देगा, यानी कि 2 डिवाइड्स 4 एंड 2 डिवाइड्स 6। जब भी वर्ड डिवाइड्स आता है तो हमारे माइंड में फैक्टर आ जाना सही चाहिए। और ये कॉमन फैक्टर होगा, कॉमन की होगा क्योंकि वो ए बी एंड सी तीनों को डिवाइड कर रहा है, तो तीनों का कॉमन डिवाइजर होगा। तो कॉमन डिवाइजर मीन्स कॉमन फैक्टर। तो इस केस में जो ये 30 है ना, हमारा एच सी एफ रहेगा। तो हम लिख देंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ ए बी सी इज 30। अब बच्चा आगे क्वेश्चन को रीड करते हैं। आगे लिखा था स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट का मतलब लीस्ट, तो लीस्ट के का एल हम ले लेते हैं, एल फॉर लीस्ट, दैट लीव्स रिमाइंडर 2। अब इस केस में रिमाइंडर 2 आ गया, पहले वाले में क्या था? विदाउट लीविंग रिमाइंडर, इधर लेकिन रिमाइंडर आ गया। when divided by each, रिमाइंडर 2 आ गया, by divided by each of a b and c, यानी कि वो स्मॉलेस्ट नंबर जो a b and c से डिवाइड होने पे रिमाइंडर 2 लीव करता है, वो नंबर कौन सा है? 5402। यानी कि अब नंबर अगर मान लो रिमाइंडर 2 लीव ना कर रहा होता तो वो पूरी तरह से डिवाइड हो जाता, और वो स्मॉलेस्ट नंबर है तो इसलिए वो लीस्ट नंबर होता, और वो तीनों से डिवाइड होता, डिविजिबल बाय ए बी एंड सी तीनों नंबर से डिवाइड हो जाता, तो कॉमन भी होता। और कौन सा नंबर डिविजिबल होता है, फैक्टर या मल्टीपल? तो देखते हैं बच्चा, अगर मैं मान लो 2 और 3 का एलसीएम लूँ ना, उस आता है 6। एलसीएम ऑफ 2 एंड 3 इज 6। तो 6 जो है ना 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। तो इस डिविजिबल जब भी आएगा ना, या इस डिवाइडेड बाय भी आ जाए, तो हम उस केस में एलसीएम माइंड में लाते हैं, एलसीएम को कंसीडर करते हैं। तो एलसीएम तो वो नंबर हो गया जो जिससे जो गिवन नंबर से डिविजिबल होगा, जैसे 2 और 6 2 और 3 से डिविजिबल होगा, और रिमाइंडर 0 छोड़ देगा। लेकिन इधर तो रिमाइंडर कितना छोड़ रहा है, कितना लीव कर रहा है? 2। यानी कि जो ये 25402 है ना, वो एलसीएम से 2 ग्रेटर है, यानी कि एलसीएम प्लस 2 इज इक्वल टू 5402 होगा। और अगर हम एलसीएम कैलकुलेट करना चाहे तो एलसीएम क्या होगा? 5402 माइनस 2 होगा। ओके बच्चा, तो एलसीएम हमारा 5400 यानी कि 5400 हो जाएगा। तो हम लिख देंगे एलसीएम ऑफ ए बी सी इज 5400। ओके, अब हमें बचा एचसीएफ ऑफ एबीसी 30 मिल गया और एलसीएम ऑफ एबीसी 5400 मिल गया। अब हम एचसीएफ और एलसीएम दोबारा निकालेंगे, लेकिन इस बार किससे निकालेंगे? जो ए बी सी की प्राइम फैक्टराइजेशन दिया उसको यूज करते हुए, और उसको इक्वल टू 30 एचसीएफ को लिख देंगे और इक्वल टू 5400 एलसीएम के इक्वल लिख देंगे। तो पहले हम एचसीएफ फाइंड करते हैं, जो कि किसके इक्वल होगा बेटा? 30 के। तो दिस इंप्लाइज दैट, अब एचसीएफ में हम क्या लिखते हैं? कॉमन प्राइम फैक्टर की स्मॉलेस्ट पावर। अब कॉमन प्राइम फैक्टर एक तो 2 दिख रहा है, पहले हम कॉमन प्राइम फैक्टर लिख लेते हैं। 3 भी तीनों में कॉमन है, यस सर कॉमन है, और 5 भी तीनों में कॉमन है, तो ये कॉमन ले लिया हमने। और इन सब की स्मॉलेस्ट पावर, अब देखो बच्चा 2 की पावर में 2 की पावर आर है, पी है और क्यू है, इसमें से स्मॉलेस्ट पावर कौन सी होगी? पी क्यू आर में से पी। देखो मैंने इधर बताया था पी इज द स्मॉलेस्ट, तो 2 की पावर पी लेंगे। और उसके अलावा अब 3 एज अ कॉमन फैक्टर में स्मॉलेस्ट पावर क्या है? पी आर और क्यू में से अगेन पी है, तो 3 की पावर भी पी रहेगी। इसी तरह से 5 जो कॉमन फैक्टर है उसमें स्मॉलेस्ट पावर क्या है? पी है, तो 5 की पावर भी पी रहेगी, और इज इक्वल टू क्या होगा? 30 हो जाएगा। ओके बच्चा, अब ध्यान दो, जब भी पावर सेम हो, जैसे कि 2 की पावर पी, 3 की पावर पी और 5 की पावर पी हमें दिया है, तो हम क्या करते हैं? बेसिस को मल्टीप्लाई करके कॉमन पावर लिख देते हैं। लाइक 2 मल्टीप्लाई 3 6, 6 मल्टीप्लाई 5 30, तो 30 रेज टू पावर पी हो जाएगा, इज इक्वल टू 30 होगा। अब इधर 30 की कोई भी पावर नहीं है तो 1 ऑन कंपेयरिंग। देखो बच्चा, इधर भी 30 इधर भी 30 है, अगर बेसिस इक्वल हो तो पावर को भी हम इक्वल कंसीडर कर सकते हैं। तो इससे हमें p की वैल्यू मिल जाएगी, p इज इक्वल टू 1। बेसिस सेम हो तो पावर भी इक्वल होगी, तो p की वैल्यू 1 हो गई।
अब हमें क्यू और आर की वैल्यू चाहिए ताकि हम ए बी सी की वैल्यू निकाल सकेंगे जब हमें पी क्यू और आर की वैल्यू ए बी सी की वैल्यू में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। ओके, तो अब उसके लिए क्यू और आर की वैल्यू के लिए हमें एलसीएम लेना होगा यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन गिवन इन द क्वेश्चन। एबीसी की जो प्राइम फैक्टराइजेशन दी है उसको यूज करते हुए, तो एलसीएम में हम क्या करते हैं, कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर लेते हैं, हाईएस्ट पावर या ग्रेटेस्ट पावर कह लो। तो इनमें भी तीनों में 2 कॉमन है, मल्टीप्लाई 3 भी कॉमन है, मल्टीप्लाई 5 भी कॉमन है। अब हाईएस्ट पावर ऑफ 2 क्या रहेगी, पी क्यू और आर में से हाईएस्ट पावर यानी कि ग्रेटेस्ट पावर आर है, तो 2 रेज टू पावर आर। और 3 में कौन कौन सी पावर है बच्चा, पी क्यू और आर, तो इसमें ग्रेटेस्ट पावर यानी कि हाईएस्ट पावर आर ही है, तो 3 की पावर भी आर होगी। लेकिन 5 की पावर में हमारे पास ओनली क्यू और पी में से चॉइस है, और पी और क्यू में से कौन सा बड़ा है, क्यू ग्रेटर है पी से। देखो इधर जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दी है उसमें देखिए तो क्यू इज ग्रेटर देन पी, तो क्यू ग्रेटेस्ट पावर रहेगी इस केस में, क्योंकि इसमें पावर पी और क्यू ही है ओनली। 5 की पावर में देखो ध्यान से क्यू और पी ही आ रहे हैं, तो और ग्रेटेस्ट पावर लेते हैं हम एलसीएम के केस में, तो ग्रेटेस्ट पावर क्यू रहेगी 5 के लिए, इज इक्वल टू 5400। अब आगे ध्यान दो बच्चा, इन तीनों में कोई कॉमन पावर है, जैसे कि इस वाले केस में आया था पी कॉमन थी, लेकिन इसमें तीनों में कॉमन नहीं है। ऑल दो 2 में कॉमन है, लेकिन उसमें कॉमन लेने का कोई हमें फायदा नहीं होगा, तीनों में होती तो हम कॉमन लेके करते। तो इस केस में जब कॉमन पावर ना आ रही हो तो हम जो 5400 है ना उसको प्राइम फैक्टराइज करेंगे। तो अब हम 5400 को प्राइम फैक्टराइज करते हैं बच्चा। तो पहले 3 से जाता है 5400, 3 से करेंगे तो 1800, अगेन 3 से 600, अब दोबारा 3 से जा रहा है बच्चा ये तो 200, 200 को अगर 2 से करते हैं तो 100 आएगा, 100 दोबारा 2 से जाएगा 50, अब 52 से जाएगा तो 25 आएगा, और 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो फाइनली 5, और 5 किससे गया 1 से, तो हमारे पास ये प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 5400 आ गई। तो पहले हम एलएचएस पार्ट लिख लेते हैं, 2 रेज टू पावर आर मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर आर मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर क्यू इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर क्या रहेगा बच्चे, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 5400 में 2 कितने टाइम्स आ रहा है, 3 टाइम्स, सो 2 रेज टू पावर 3 हो जाएगा। अब 3 रेज टू पावर आ रहा है तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में देखें तो बच्चा 3 रेज टू पावर क्या है, 3 आएगा, 3 रेज टू पावर 3 है क्योंकि 3 टाइम्स आ रहा है, और मल्टीप्लाई बाय इधर 5 रेज टू पावर क्यू है, तो इधर 5 कितने टाइम्स आ रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 टाइम्स, तो इधर 5 रेज टू पावर 2 आ रहा है। ऑन कंपेयरिंग, अब कंपेयर करें तो इधर 2 रेज टू पावर आ रहा है एलएचएस में, और आरएचएस में 2 रेज टू पावर 3 है, तो आर की जगह 3 दिख रहा है हमें, तो आर इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, तो आर की वैल्यू रहेगी, अब क्यू की रहेगी, पी और आर हमारा आ गया। अब 3 रेज टू पावर आ रहा है तो इधर 3 रेज टू पावर 3 है, तो अगेन आर 3 के इक्वल है, तो लेकिन हम वो लिख चुके तो दोबारा नहीं लिखेंगे। अब 5 रेज टू पावर इधर क्यू है, लेकिन इधर 5 रेज टू पावर 2 है, इन दोनों को कंपेयर करें तो क्यू की जगह हमें 2 मिलेगा, तो वैल्यू ऑफ क्यू हमारी 2 रहेगी। अब हमें वैल्यू ऑफ पी क्यू और आर मिल गई, अब हम निकालेंगे वैल्यू ऑफ ए बी सी। उसके लिए बच्चा हमें जो वैल्यू ऑफ ए बी सी है ना उसमें वैल्यू ऑफ पी क्यू एंड आर सब्स्टिट्यूट करनी होगी, तो कैसे करेंगे ध्यान से समझना बच्चा। तो पहले हम ए की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो ए में 2 रेज टू पावर आर है, और आर हमने कितना फाइंड किया 3, तो यहाँ पर 2 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर पी है, पी की जगह 1 आएगा तो इधर 3 रेज टू पावर 1 हो जाएगा, एंड हियर वी हैव 5 रेज टू पावर क्यू, तो 5 रेज टू पावर क्यू, क्यू कितना हमारा 2, तो इधर 5 रेज टू पावर 2 हो जाएगा। ऑन सॉल्विंग 2 रेज टू पावर 3 8 होता है, एनीथिंग पावर 1 सेम नंबर आता है, 3 रेज टू पावर 1 3 रहेगा, और 5 रेज टू पावर 2 25 आएगा, और अगर बच्चा हम इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर 600 हो जाएगा, तो वैल्यू ऑफ ए इज 600। अब वैल्यू ऑफ बी निकालते हैं, बी के लिए 2 रेज टू पावर पी है, पी कितना निकला है 1, तो 2 रेज टू पावर 1 मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर आर, आर इज 3, तो यहाँ पर 3 रेज टू पावर 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर पी, और पी कितना है बच्चा, पी हमारा 1 है, तो 5 रेज टू पावर 1, तो 2 रेज टू पावर 1 2 रहेगा, 3 रेज टू पावर 3 27 हो जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 27, एंड 5 रेज टू पावर 1 5 हो जाएगा, तो ये इसको कैलकुलेट करने पे हमारे पास 270 आ जाएगा। अब सी की वैल्यू, तो 2 रेज टू पावर क्यू, क्यू कितना है बच्चा 2 है, तो 2 रेज टू पावर 2, देन 3 रेज टू पावर क्यू, अगेन क्यू तो 2 ही है ना, तो 3 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर पी, पी इज 1, तो इधर 5 रेज टू पावर 1 आ जाएगा। अब 2 रेज टू पावर 2 इज 4, 3 रेज टू पावर 2 इज 9, और 5 रेज टू पावर 1 इज 5, तो फाइनली इसका आंसर हमारा 180 आएगा। तो इस तरह से हमने ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 27। हमें कहा है कि रिद्धि थ्रोज अ स्टोन, रिद्धि क्या करती है बच्चा, एक स्टोन थ्रो करती है, इस डायग्राम में दिखाया हुआ है, ये रिद्धि है बच्चा, देखो ये स्टोन थ्रो कर रही है इन द एयर, हवा में स्टोन को फेंकती है, इन सच अ वे दैट इट फॉलोज अ पैराबोलिक पाथ, और स्टोन जो है ना पैराबोलिक पाथ में जा रहा है, देखो इस तरह से जा रहा है स्टोन, बिफोर इट लैंड्स एट पी, पॉइंट पी पर ग्राउंड पे जाके वो गिर जाता है,
और उससे पहले वो किस पाथ को फॉलो कर रहा है, एक पैराबोलिक पाथ, क्योंकि ये ग्राफ में है तो हम इसको ग्राफ मान के चलते हैं। जो पैराबोलिक ग्राफ होता है ना, इट रिप्रेजेंट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, पैराबोला जो होता है। अब हमारे पास इस क्वेश्चन में दो पार्ट्स हैं, वन बाय वन हम ईच पार्ट करेंगे। पहले हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं उसमें क्या पूछा है, उसको सॉल्व करते हैं, फिर सेकंड पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमें कहा था अबव ग्राफ इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉलिनोमियल, जो ये ग्राफ है एक पॉलिनोमियल से रिप्रेजेंट हो रहा है, ओके, वेयर द सम ऑफ इट जीरो इज वन। सम ऑफ जीरोस, मान लो जो ये पॉलिनोमियल है जिसका ये ग्राफ है, उसके जो जीरोस हम अल्फा एंड बीटा अज्यूम कर लें, तो अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ द जीरो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, वो हमें वन दिया है। एंड द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट जीरो इज 25। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द जीरो, यानी कि अल्फा स्क्वायर करो और बीटा स्क्वायर करो और उन दोनों को प्लस करो, तो हमें क्या मिलेगा, 25। ये भी हमें क्वेश्चन में दिया है। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट जीरो, यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 25। और हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी एंड क्यू। पी एंड क्यू दो पॉइंट है, देखो बच्चा, एक पी पॉइंट ये वाला हो गया और क्यू ये हो गया। हमें इन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। अब बच्चा, कोई भी पॉइंट जो एक्स एक्सिस में लाई करता है ना, उसमें वाई कोऑर्डिनेट हमारा हमेशा जीरो होता है। तो यानी कि जो पॉइंट होगा ना, किस फॉर्म में होगा, एक्स कॉमा जीरो की फॉर्म में। ये पॉइंट भी एक्स कॉमा जीरो की फॉर्म पे होगा, क्यू वाला पॉइंट भी। लेकिन डिफरेंस क्या रहेगा बच्चा, जो पी पॉइंट है ना पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है, तो जो ये पॉइंट है ना पॉजिटिव एक्स होगा। लेकिन 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 जो ये क्यू पॉइंट है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है, तो उसके साथ माइनस का साइन रहेगा, यानी कि नेगेटिव एक्स कॉमा जीरो होगा। यानी कि अगर हम इस पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करें ना, तो एक जीरो पॉजिटिव होगा और एक जीरो नेगेटिव होगा। पॉजिटिव वाला जीरो होगा बच्चा, उसको हम पॉइंट पी में एक्स कोऑर्डिनेट कंसीडर करेंगे, और नेगेटिव वैल्यू ऑफ द जीरो को, जो नेगेटिव वैल्यू आएगी जीरो की, उसको हम क्यू क्यू वाले पॉइंट पे एक्स कोऑर्डिनेट कंसीडर करेंगे, नेगेटिव वाले को, ओके। तो ये कैसे पॉलिनोमियल फॉर्म होगा और कैसे इसके जीरो फाइंड करेंगे, ये मैं भी आपको समझाता हूं। देखो बच्चा, हम क्या करेंगे, हम कर लेंगे लेट रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। कभी भी हमें कोई पॉलिनोमियल फॉर्म करना हो ना, तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं बच्चा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो पहले हम क्या करेंगे, पॉलिनोमियल फॉर्म कर लेंगे, और पॉलिनोमियल फॉर्म करने के बाद हम उसके जीरोस फाइंड करेंगे, ठीक है। जीरोस क्या है, अल्फा एंड बीटा, यानी कि अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। और अल्फा बीटा की वैल्यू यानी कि एक्स की दो वैल्यूज होती है, अल्फा एंड बीटा एक्स की ही दो वैल्यूज होती है। तो एक तरह से हमने इस पॉलिनोमियल को फॉर्म करके उसे सॉल्व करना है। अब पॉलिनोमियल कैसे फॉर्म होगा, उसके लिए हमें चाहिए सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरो क्वेश्चन में हमें दिया है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1, तो वो तो इजी है बच्चा, अल्फा प्लस बीटा की जगह इधर 1 लिख देंगे। लेकिन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा मल्टीप्लाई बीटा हमें नहीं गिवन, तो हमें किसी तरह से बच्चा अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड करनी होगी। वो कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान से समझना बच्चा। हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का यूज करते हुए अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। और हमें गिवन क्या है बच्चा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1, इसका भी यूज होगा। तो अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की कोई डायरेक्ट आइडेंटिटी नहीं है, अलजेब्रिक आइडेंटिटी नहीं है, लेकिन इसकी आइडेंटिटी हम फॉर्म कर सकते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करके। और वो आइडेंटिटी क्या होती है बच्चा, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ये आपको पता ही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ओके। अब जो ये 2ab है ना बच्चा, इसको हम ए प्लस बी होल स्क्वायर के साथ शिफ्ट कर दें, तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की। यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो जब भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आए ना, तो हम डायरेक्ट ये वाली आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab के। तो ये तो मैंने ड्राइव करके दिखाई है, एग्जाम में आपको जरूरत नहीं है ड्राइव करने की, लेकिन आपको अगर याद ना हो डायरेक्ट, तब आप इससे ड्राइव करके देख सकते हो, ओके। तो अब हम इसको कंपेयर करें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर से। ए की जगह हमें क्या दिख रहा है, अल्फा, और बी की जगह बीटा नजर आ रहा है, ठीक है, यही दिख रहा है ना, यस सर। अब इसको हम ए प्लस बी होल स्क्वायर और माइनस 2ab में लिखेंगे, ये फॉर्म में लिखें, तो ए की जगह अल्फा, बी की जगह बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 25। अब ऐसा करने से देखो बच्चा, हमें अल्फा बीटा की वैल्यू इजिली मिल जाएगी। अब अल्फा प्लस बीटा कितना है, 1, तो 1 स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 25। अब 1 स्क्वायर तो 1 होता है, 1 माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 25। अब जो ये पॉजिटिव 1 है ना, ये एलएचएस से आरएचएस में जाने पे -1 हो जाएगा, यानी कि माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 25 माइनस 1 हो जाएगा, एंड माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 24। और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि इधर -2 मल्टीप्लाई बाय अल्फा बीटा है,
तो -2 को अगर हम LHS से RHS में जाएंगे ना तो ये डिवाइजर में चला जाएगा, ये मल्टीप्लाई से डिवाइड होता है, मल्टीप्लाई से हम डिवाइड में कन्वर्ट करते हैं, तो ये -2 अपॉन में आ जाएगा। और फाइनली अल्फा बीटा की वैल्यू हमें -12 मिल जाएगी। ओके, अब नेक्स्ट हम पॉलिनोमियल फॉर्म करेंगे। अब पॉलिनोमियल फॉर्म करना हमारे लिए बहुत इजी हो गया। अब पॉलिनोमियल किस फॉर्म में है बच्चा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ 0। अब हमारे पास अल्फा प्लस बीटा भी है और अल्फा बीटा भी है, तो अब हम पॉलिनोमियल फॉर्म कर लेते हैं बच्चा। तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह 1 आ जाएगा, -1x, और अल्फा बीटा कितना निकला बच्चा? -12। तो हमारा पॉलिनोमियल फॉर्म हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12। अब हम इसमें एक्स की दो वैल्यूज फाइंड करेंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसकी एक्स की दो वैल्यूज होंगी, यानी कि दो जीरोस फाइंड करेंगे। अब जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करते हैं? हम पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। और ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि 0 वो वैल्यू होती है वेरिएबल की, जैसे कि यहां पर वेरिएबल क्या? एक्स, जो हम एक्स की जगह रखें, यानी कि वेरिएबल की जगह रखें और पूरा पॉलिनोमियल इटसेल्फ 0 के इक्वल हो जाए। तो इसलिए जब भी हम 0 फाइंड करेंगे ना तो किसी भी पॉलिनोमियल का, तो हम उसको इक्वल टू 0 रखेंगे। ओके, अब कैसे 0 फाइंड करें? अब क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसकी जीरोस हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग से फाइंड कर सकते हैं। मिडल टर्म स्प्लिटिंग में बचा जो मिडल टर्म होती है उसमें एक्स है, एक्स के कोफिशिएंट को हम सम कंसीडर करें। अब एक्स के आगे कुछ नहीं दिख रहा तो -1 मानेंगे, यानी कि सम हमारा -1 होगा। और प्रोडक्ट क्या होता है बच्चा? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट विच इज 1 मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट टर्म, यानी कि 1 को -12 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 मल्टीप्लाई -12 क्या होगा? -12 ही होगा, तो प्रोडक्ट -12 हो गया। अब ध्यान दो बच्चा, इसमें प्रोडक्ट नेगेटिव है और सम भी हमारा नेगेटिव है, तो जब भी प्रोडक्ट नेगेटिव होता है ना तो वन ऑफ द नंबर हमारा नेगेटिव रहता है मिडल टर्म स्प्लिटिंग में और एक नंबर पॉजिटिव रहता है। क्योंकि सम नेगेटिव है तो बड़ा वाला नंबर हमारा नेगेटिव रहेगा और छोटा नंबर हमारा पॉजिटिव रहेगा। ओके, तो अब कौन से दो नंबर होंगे हम वो देखते हैं। अब 12 के फैक्टर्स क्या होंगे? पहला हम 1 इंटू 12 ट्राई कर लेते हैं बच्चा। अब क्योंकि बड़ा नंबर नेगेटिव रखना है तो 1 -12, लेकिन अगर 1 -12 करते हैं तो हमें -11 मिलता है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। और 2 इंटू -6 करें, बड़े वाले नंबर के साथ नेगेटिव रखना है तो -12 तो बनेगा, लेकिन 2 -6 अगेन हमारा क्या आ रहा है बच्चा? -4, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो 3 इंटू -4 करें तो -12 तो ऑब्वियसली आ रहा है, लेकिन 3 -4 कितना होता है बच्चा? -1, तो हमें सम में -1 ही चाहिए था, तो ये हमारी मिडल टर्म स्प्लिटिंग के नंबर रहेंगे 3 और -4। तो अब बच्चा मिडल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं हम, तो कैसे करेंगे ध्यान से समझना। एक्स स्क्वायर को एज इट इज लिखेंगे। अब क्योंकि हमने मिडल टर्म को स्प्लिट करना है तो मिडल टर्म्स की स्प्लिटिंग किस फॉर्म में है? 3 और -4, यानी कि इसको हम कैसे लिखेंगे? +3x -4x। ओके बच्चा, 3x -4x, तो प्लस माइनस -4 -3 -1x होता है, यानी कि हमने ठीक कर रहे हैं इसको, और -12 एज इट इज कॉपी हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट बच्चा, फर्स्ट टू टर्म में हम कॉमन देखेंगे क्या कॉमन है। देखो बच्चा, एक्स स्क्वायर और 3x में हमें x कॉमन मिलेगा, तो x हम ब्रैकेट के आउटसाइड लिखेंगे और ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा? एक्स स्क्वायर में से एक x बाहर ले लिया तो अंदर x रहेगा, क्योंकि x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर होता है। और 3x में से अगर हम x बाहर लेते हैं तो ब्रैकेट में +3 रहेगा, क्योंकि x इंटू 3 3x होगा। अब इधर से क्या कॉमन आएगा बच्चा? देखो वेरिएबल में कुछ कॉमन नहीं है, एक्स वाली टर्म में कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन नंबर में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा 4 है, क्योंकि 4 के टेबल में 4 तो आता ही है, 12 भी आता है, तो हम 4 कॉमन ले लेंगे। और क्योंकि हम माइनस का साइन ले रहे हैं तो अंदर वाला साइन जो है चेंज हो जाएगा। जब भी ब्रैकेट क्लोज करो या ओपन करो, ब्रैकेट के बाद अगर माइनस का साइन है ना तो अंदर के साइन हमें चेंज करने होते हैं। तो अब इधर क्या लिखेंगे? पहले तो x लिख देंगे एज इट इज, क्योंकि 4 इंटू एक्स 4x होता है, 4 बाहर ले लिया, ब्रैकेट में x रह गया। अब ये माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, साइन चेंज हो गया देखो बच्चा। और 12 4 के टेबल में कितने पे आता है? 3 पे, तो 4 3 12 होता है, तो इधर 3 रह जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब ध्यान दो बच्चा, इस टर्म में और इस टर्म में हमें क्या कॉमन दिख रहा है? एक जैसा क्या दिख रहा है? x+3, तो टेक x+3 कॉमन। तो x+3 अगर हम कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में क्या रहता है बच्चा? एक तो x रह जाएगा ये वाला, और साथ में माइनस का साइन, पॉइंटर पे ध्यान देना इधर, और ये 4 x -4 इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट क्या होगा? x+3 इज इक्वल टू 0 और x -4 इज इक्वल टू 0 डालेंगे। अब x इज इक्वल टू +3 उधर जाके बच्चा -3 हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा x इज इक्वल टू -3 एंड -4 0 के साथ जाके +4 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 4। तो x की हमारे पास दो वैल्यू आ गई, एक -3 और एक +4। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था बच्चा, जो p के कोऑर्डिनेट्स हैं वो पॉजिटिव वाली x की वैल्यू लेंगे और जो q के कोऑर्डिनेट में नेगेटिव x लेंगे हम। तो p के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बच्चा? पॉजिटिव x की वैल्यू, पॉजिटिव x की वैल्यू क्या है? 4, यानी कि p के कोऑर्डिनेट हमारे 4,0 हो जाएगा। और एंड q के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बच्चा? q के कोऑर्डिनेट्स होंगे -3,0, क्योंकि q के कोऑर्डिनेट में x हमारा नेगेटिव रहेगा, क्योंकि x नेगेटिव साइड में है। देखो q कहां पर है? नेगेटिव साइड ऑफ द x एक्सिस में, तो इसलिए x नेगेटिव रहेगा। तो इस तरह से हमने p और q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए। तो फर्स्ट पार्ट हमारा इस क्वेश्चन का हो गया बच्चा।
अब इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हम देखते हैं, उसमें हमसे क्या पूछा है। और सेकंड पार्ट में लिखा है 1 यूनिट ऑन द ग्राफ रिप्रेजेंट 25 मीटर। 1 यूनिट ग्राफ में कितने डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, 25 मीटर को। तो हमसे पूछा हाउ फार रिद्धि डस द स्टोन लैंड, कि जो स्टोन है रिद्धि से कितनी दूरी पे, कितनी दूर जाके लैंड करा। तो हम देख लेंगे बच्चा, रिद्धि से लेके यहाँ तक स्टोन तक, जहां स्टोन लैंड करे वहां तक कितने यूनिट्स हैं। तो जो पी के कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या आते हैं बच्चा, 4,0, यानी कि ओरिजिन से यहां तक 4 यूनिट है। ओके, वो ओरिजिन है ना, और यहाँ पर रिद्धि किस पॉइंट पे स्टैंड कर रही है, -2 वाले पॉइंट पे, यानी कि -2,0 पे स्टैंड कर रही है। और क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या निकले, -3,0। ये भी हम लिख देते हैं, लेकिन इसका यूज नहीं है अभी इसको सेकंड पार्ट में। तो इसमें बच्चा रिद्धि ओरिजिन से कितनी दूर है, 2 यूनिट दूर है। तो टोटल कितने यूनिट्स हो गए, 6 यूनिट। ठीक है, तो डिस्टेंस ऑफ द स्टोन फ्रॉम रिद्धि क्या होगा, 6 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 25 मीटर। तो हम स्टेटमेंट लिखेंगे डिस्टेंस एट विच स्टोन लैंड फ्रॉम रिद्धि is equal to 6 मल्टीप्लाई बाय 25, और 6 मल्टीप्लाई बाय 25 क्या होगा, 150। तो 150 मीटर हमारा सेकंड पार्ट का आंसर आ जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 28। इसमें कहा है कि गिवन बिलो इज अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। हमें एक पेयर दिया है लीनियर इक्वेशन का। एक पेयर में दो इक्वेशन है, लाइक इक्वेशन 1 ये हो गई 2x माइनस एम वाई इज इक्वल टू 9, और सेकेंड इक्वेशन है 4x माइनस एन वाई इज इक्वल टू 9। तो ये दो इक्वेशन है, और आगे लिखा है फाइंड एटलीस्ट वन पेयर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एम और एन। हमें पॉसिबल वैल्यू ऑफ एम और एन फाइंड करनी है। देखो इसमें दो वेरिएबल है, एक एम और एक एन। इन वेरिएबल्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और कंडीशन क्या है, 3 कंडीशन है। ऑल 3 कंडीशन में हमें एम और एन की एटलीस्ट वन पेयर ऑफ पॉसिबल वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखो बच्चा, फर्स्ट केस में यूनिक सोल्यूशन होगी, होनी चाहिए, तब एम और एन की वैल्यू क्या रहेगी, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन में वैल्यू होगी या नहीं होगी, और क्या होगी वो हमें पता करना है। एटलीस्ट वन वैल्यू चाहिए, और नो सोल्यूशन में भी एटलीस्ट वन वैल्यू हमें फाइंड करनी है एम और एन की। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले बच्चा फर्स्ट पार्ट करते हैं इसका। फर्स्ट पार्ट में है फॉर यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन में कंडीशन क्या होती है बच्चा, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। ये a1 क्या होता है बच्चा, a1 a2 x के कोफिशिएंट्स होते हैं दोनों इक्वेशन में, और b1 b2 y के कोफिशिएंट होते हैं, और उसके अलावा c1 c2 जो होते हैं कांस्टेंट टर्म होती है। लेकिन यूनिक सोल्यूशन में हम a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 लेते हैं, उसमें c1/c2 का कोई रोल नहीं होता। ओके, तो अब इसमें वैल्यू डाले बच्चा, देखो क्वेश्चन में से a1 क्या 2 है और a2 4 है, तो 2/4, और b1 माइनस m है और b2 माइनस n है, तो माइनस m/n, माइनस माइनस कट गया तो m/n, और 2 और 4 की लोएस्ट टर्म करें तो 1/2। तो m/n इज नॉट इक्वल टू क्या होगा, 1/2 होगा। यानी कि m/n की वैल्यू 1/2 नहीं हो सकती, इसके अलावा कोई भी वैल्यू चलेगी, बट 1/2 नहीं होनी चाहिए। अब ऐसी कौन सी इक्वेशन लें ताकि ये जो कंडीशन है कि m/n नॉट इक्वल टू 1/2 सेटिस्फाई हो जाए। देखो बच्चा, हम x की वैल्यू चेंज नहीं करेंगे, लाइक 2x और 4x एज इट इज लिखेंगे, बट m और n की वैल्यू लेंगे। लेकिन उसमें बच्चा m और n की वैल्यू लेते वक्त ये ध्यान रखना है कि जो m/n है ना 1/2 ना बने। तो इसलिए आप कोई भी वैल्यू ले लेना, लाइक b1 हम 3 ले लेते हैं, यानी कि इधर 3y हो जाएगा, और इधर -7y ले लेते हैं। अब क्योंकि 3/7 आएगा, 1/2 तो नहीं आएगा ना, और 1/2 नहीं चाहिए, इज इक्वल टू c1 और c2 9 और 9 लिख देंगे। ओके बच्चा, अब बच्चा पॉसिबल वैल्यू ऑफ m और n क्या हुई हमारी, m इज इक्वल टू 3 हो गई, क्योंकि माइनस m को -3 से कंपेयर करेंगे, माइनस माइनस कट जाएगा, तो m इज इक्वल टू 3। और एंड n की क्या वैल्यू रहेगी, 7, क्योंकि माइनस n को -7 से कंपेयर करेंगे तो माइनस माइनस अगेन कट गया, तो n 7। तो एक पॉसिबल वैल्यू 3 और 7 हो सकती है, और भी कई हो सकती है, लाइक 2 और 6 भी हो सकती है, कि 2/6 1:3 बनेगा। लेकिन बच्चा हमें कोई भी वैल्यू लें, लेकिन उसमें m और n का रेशियो 1/2 नहीं आना चाहिए, बस ये आपको माइंड में रखना है। तो हमने 1 पॉसिबल वैल्यूज लिख दी है। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में हमें कहा है कि इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। अब इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन की कंडीशन क्या है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो वैल्यू डाल के देखते हैं बच्चा, a1/a2 2/4 हो जाएगा, और b1/b2 माइनस m/-n, और c1/c2 कांस्टेंट टर्म इन द इक्वेशन। तो क्या c1 9 है और c2 भी देखो बच्चा 9 है, तो 9/9। ओके, अब इसकी लोएस्ट टर्म कर लो 1/2, और 9/9 की 1/1, और ये माइनस माइनस कट जाएगा m/n। तो हमारे पास क्या इक्वेशन बन गई, 1/2 इज इक्वल टू m/n इज इक्वल टू 1/1। अब देखो बच्चा, इधर क्या केस बना,
कि m/n 1/2 के इक्वल भी आ रहा है और m/n 1/1 के भी इक्वल आ रहा है, लेकिन ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि बच्चा जो रेशियोज होते हैं ना यूनिक होते हैं किसी भी दो नंबर के लिए। मान लो अगर मैं 16/10 का रेशियो लूं तो क्या होगा 8/5, ठीक है 8/5 होगा ना। तो ये तो नहीं हो जाएगा 16/10 का रेशियो 3:2 आ जाए। इज इट पॉसिबल? नो, ये पॉसिबल नहीं है। तो 16/10 का रेशियो यूनिक होगा और वो क्या होगा 8/5। तो यानी कि m/n का रेशियो या तो 1/2 हो सकता है या 1/1 हो सकता है, दोनों तो नहीं हो सकते, ठीक है। तो इसलिए ये जो इक्वेशन है इट इज नॉट पॉसिबल। ये होता कि यहाँ पर भी 1/2 आ रहा होता 1/1 की जगह, तो पॉसिबल हो सकता था, इनफाइनाइट सोल्यूशन वाली हम इक्वेशन बना सकते थे, या इधर 1/1 होता 1/2 की जगह तब भी बना सकते थे, लेकिन अभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसमें रेशियो यूनिक नहीं आ रहा। तो हम कहेंगे अबव कंडीशन इज नॉट पॉसिबल, सो वी कैन नॉट फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ m/n। ओके, तो अब हम थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट में क्या लिखा है? फॉर नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होती है? a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो अगेन वैल्यू पुट करते हैं पहले, a1/a2 की जगह 2/4, b1/b2 की जगह -m/n, नॉट इक्वल टू c1/c2 यानी कि 9/9। तो ये देखो बच्चा कट गया 1/2, ये माइनस माइनस कट गया m/n और यहाँ पर 1 आ गया। तो हमारे पास अब क्या कंडीशन बनी? 1/2 इज इक्वल टू m/n नॉट इक्वल टू 1/1। अब इधर देखो बच्चा रेशियो क्या आ रहा है m और n का, 1:2 होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए? 1:2 होना चाहिए, लेकिन 1/1 नहीं होना चाहिए, इधर नॉट इक्वल आ रहा है। तो ये तो पॉसिबल है। अब जो रेशियो है यूनिक है, और क्या यूनिक रेशियो दिया है कि 1:2। तो अब हम इक्वेशन बना सकते हैं इजिली। देखो बच्चा x के कोफिशिएंट हम सेम रखेंगे, अब y के कोफिशिएंट में हम ऐसा नंबर लेंगे जिससे रेशियो 1:2 आ जाए, ठीक है। तो 1:2 आ जाए तो 3 और 6 ले लें, इधर 3 और इधर 6। अब 3y और 6y, m की जगह 3 लिया और n की जगह 6 ले लिया ताकि 1:2 बन जाए। 3/6 क्या होता है? 1/2। ऐसे हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, लाइक 4/8 भी ले सकते हैं, 5/10 ले सकते हैं, लेकिन जो भी वैल्यू लें उनका रेशियो 1/2 आना चाहिए। m और n की कोई भी वैल्यू लो, और यहाँ पर इज इक्वल टू 9 और इज इक्वल टू 9 एज इट इज लिख देंगे। सो पॉसिबल वैल्यू ऑफ m हमारी 3 हो जाएगी एंड पॉसिबल वैल्यू ऑफ n 6 हो जाएगी। तो एटलीस्ट 1 वैल्यू लिखनी थी जो हमने लिख दिया। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 28 की फर्स्ट चॉइस कंप्लीट कर ली है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 का और पार्ट। इसमें हमें कहा है 6,0 एंड 0,2 आर 2 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। 6,0 और 0,2 2 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन है ऑफ 2 लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। 2 लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं एट 2 पॉइंट्स 6,0 और 0,2 पे। तो ये अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा इसके बारे में बच्चा। पहले हम क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट, हाउ मेनी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन डज द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इन टोटल। हमें ये फाइंड करना है कि कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के। पेयर मींस 2 लीनियर इक्वेशंस होंगी, तो उनमें कितने पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन होंगे और उसका रीजन भी हमें देना है। पहले हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, फिर हम सेकंड पार्ट रीड करेंगे। ओके बच्चा, तो देखो बच्चा, अब कंडीशन क्या है कि 2 पॉइंट पे 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, और हमारे पास जो नेचर ऑफ सोल्यूशन होते हैं कौन कौन से होते हैं? यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। अब यूनिक सोल्यूशन के केस में क्या होता है बच्चा? यूनिक सोल्यूशन के केस में 2 लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है। 2 लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं लाइक दिस। देखो बच्चा, ये 2 लाइंस हो गई, इंटरसेक्ट कर रही हैं एट 1 पॉइंट। कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं? 1 पॉइंट। लेकिन क्वेश्चन में तो हमें कहा है कि 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो यूनिक सोल्यूशन के केस में तो ऐसा नहीं होगा कि 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें। यूनिक सोल्यूशन के केस में तो ओनली 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी ना। तो ये इस केस में ये पॉसिबल नहीं है कि 2 लाइंस 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें। अब दूसरा केस होता है नो सोल्यूशन का। नो सोल्यूशन के केस में जो लाइंस होती है ना, दे आर पैरेलल। 2 लाइंस कैसी होती हैं बच्चा? पैरेलल होती हैं लाइक दिस। अब ये 2 लाइन इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही, यानी कि इनमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है? 0 है। अगेन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करना चाहिए था, तो यहाँ पर तो 1 पॉइंट पे भी नहीं कर रही, यानी कि 0 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है और नो सोल्यूशन है। तो इसका मतलब ये केस भी नहीं हो सकता 2 सोल्यूशन का, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने का ये केस भी नहीं हो सकता। अब थर्ड केस क्या होगा बच्चा? थर्ड केस होगा इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। अब इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन में जो दोनों लाइंस एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी। ओवरलैप करने का मतलब एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करेंगी। तो इसमें तो हमें इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स मिल जाएंगे, बहुत सारे पॉइंट मिल जाएंगे, 2 ही नहीं 2 से ज्यादा। तो ये पॉसिबिलिटी है कि 6,0 और 0,2
2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इधर हमें मिले, ऑल्दो 2 से ज्यादा है लेकिन कम से कम 2 या कम से कम 1 पॉइंट भी मिल ही रहा है, तो लेकिन इनफाइनाइट पॉइंट्स हम ले सकते हैं इसमें। तो अब इसमें फर्स्ट पार्ट में क्या बोला है, हाउ मेनी पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन डज द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इन टोटल। सो फर्स्ट पार्ट के आंसर में लिखेंगे देयर आर इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओनली व्हेन टू लाइंस coincide each other। coincide each other मींस ओवरलैपिंग लाइंस होंगी। अब हम इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में हमें कहा कि फाइंड द इक्वेशन दैट रिप्रेजेंट वन ऑफ द लाइंस ऑफ द अबव पेयर। अब अबव पेयर यानी कि जो यहाँ पर बात करी थी अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की, इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में से एक लाइन की इक्वेशन हमें बतानी है। तो हम कैसे करेंगे, ध्यान से समझना। सबसे पहले हम अज्यूम कर लेंगे लेट रिक्वायर्ड इक्वेशन इज ax प्लस by इज इक्वल टू c। ये हमने इक्वेशन अज्यूम कर ली। ओके, अब हमें सोल्यूशन क्या दिए हैं बच्चा, वन ऑफ द सोल्यूशन 6,0 है और सेकंड सोल्यूशन हमें 0,2 दिया है। ओके, अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट सोल्यूशन की वैल्यू इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। फर्स्ट सोल्यूशन में x 6 है और y 0 है, तो अगर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो a इंटू एक्स की जगह 6 आ जाएगा, तो a मल्टीप्लाई 6 प्लस b मल्टीप्लाई 0, y की वैल्यू 0 है, इज इक्वल टू c। अब a मल्टीप्लाई 6 क्या होगा, 6a होगा, और b मल्टीप्लाई 0 0 होगा, तो प्लस 0 इज इक्वल टू c। सो 6a इज इक्वल टू c हो जाएगा, और a की वैल्यू क्योंकि इधर 6 मल्टीप्लाई बाय a है तो ये RHS में जाके डिवाइजर में चला जाएगा, तो a इज इक्वल टू c अपॉन 6 हो जाएगा। तो a की वैल्यू हमारी c अपॉन 6 आ गई। अब हम सेकंड सोल्यूशन को इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे और उससे हमें b की वैल्यू मिल जाएगी। तो कैसे मिलेगी, ध्यान से समझना बच्चा। अब x की जगह 0 डालो, a मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस y की जगह 2, सो b मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू c। अब a मल्टीप्लाई 0 0 होता है और b मल्टीप्लाई बाय 2 2b हो जाएगा, इज इक्वल टू c। अब 2b इज इक्वल टू c हो गया, और b की वैल्यू क्या होगी बच्चा, c अपॉन 2, तो b की वैल्यू हमारी c अपॉन 2 आ गई। अब बच्चा नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि जो इक्वेशन हमने अज्यूम करी थी उसमें a और b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखो पहले क्या, ax यानी कि c अपॉन 6 इंटू एक्स, और b की जगह b की वैल्यू क्या है, c अपॉन 2, तो c अपॉन 2 इंटू वाई इज इक्वल टू c। अब इक्वेशन की LHS पार्ट को ऑब्जर्व करो तो बच्चा इसमें c कॉमन है दोनों में। c अगर हम कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में क्या रहेगा, x अपॉन 6 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू c। ओके, अब जो ये c है इधर मल्टीप्लाई में है, तो ये LHS से RHS में जाने पे डिवाइड में आ जाएगा, तो x अपॉन 6 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू c अपॉन c, और ये c और c कट के 1 हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 6 और 2 का एलसीएम ले लेंगे। 6 और 2 का एलसीएम 6 होगा। अब 6 के टेबल में 6 1 पे आता है, तो x मल्टीप्लाई बाय 1 x हो जाएगा। अब 2 के टेबल में 6 3 पे आता है, तो y मल्टीप्लाई 3 3y इज इक्वल टू 1। इस 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा लो और क्रॉस मल्टीप्लाई करो बच्चा, तो अब x प्लस 3y इंटू 1 x प्लस 3y होगा, क्योंकि एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 1 इज सेम नंबर। सिमिलरली 6 इंटू 1 हमारा क्या आएगा, 6 आएगा। तो इससे हमें रिक्वायर्ड इक्वेशन मिल गई है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 29। इसमें हमें कहा है इन द फिगर पी क्यू इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। पी क्यू एक डायमीटर है सर्कल का विद सेंटर ओ, और उस सर्कल का सेंटर ओ है। आर इज अ पॉइंट ऑन बाउंड्री। आर जो है एक पॉइंट है ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल। सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे एक पॉइंट आर है। एट विच टेंजेंट इज ड्रॉ, जहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, और वो टेंजेंट क्या है बच्चा, एस आर। एस आर टेंजेंट है। आ लाइन सेगमेंट इज ड्रॉन पैरेलल टू पी आर। देखो बच्चा, एक पी आर लाइन सेगमेंट है ये वाली, उसके पैरेलल एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करी है थ्रू ओ, ओ से पास होती है। देखो ये सेंटर ओ है, वहां से पास होती हुई एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करी है ओ एस, और ओ एस जो है ना बच्चा पी आर के पैरेलल है। सो ओ एस इज पैरेलल टू पी आर, और हमें प्रूव करना है दैट एस क्यू इज द टेंजेंट टू द सर्कल। जो एस क्यू लाइन सेगमेंट है ना, जो सर्कल को एट वन पॉइंट टच कर रही है, ये एक टेंजेंट है, ये हमें शो करना है। कोई भी लाइन सेगमेंट जो सर्कल को एट वन पॉइंट टच करती है और वो रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो उसे हम टेंजेंट कह सकते हैं। तो किसी तरह से बच्चा हम ओ क्यू एस को, एंगल ओ क्यू एस को 90 प्रूव करेंगे, ये वाले एंगल को 90 प्रूव करेंगे। कैसे करेंगे, ध्यान से समझना बच्चा। अगर हम ट्रायंगल ओ आर एस और ट्रायंगल ओ क्यू एस को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें, तो सीपी सीटी से एंगल आर और एंगल क्यू इक्वल हो जाएंगे,
और एंगल आर तो 90 हो सकता है क्योंकि एस आर टेंजेंट है और ओ आर रेडियस है, और रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये हमने थ्योरम करी है बच्चा। तो उससे ये वाला एंगल तो हम 90 कंफर्म कह सकते हैं। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो एंगल आर और एंगल क्यू सीपीसीटी से इक्वल हो जाएंगे, तो एंगल क्यू भी हमारा 90 हो जाएगा। लेकिन कॉन्ग्रुएंट करने के लिए बच्चा हमें कुछ साइड्स और एंगल्स चाहिए होंगे। देखो बच्चा, ओ आर और ओ क्यू रेडियस ऑफ सेम सर्कल ये हम ले सकते हैं, ओ एस इक्वल टू ओ एस कॉमन भी ले सकते हैं। लेकिन इसके अलावा थर्ड पेयर हमें कुछ भी विजिबल नहीं है। देखो बच्चा ध्यान रखना, कहीं ये मत लेना एस आर और एस क्यू मत लेना, बिकॉज एस क्यू को हमने टेंजेंट प्रूव करना है। इट इज नॉट गिवन दैट एस क्यू टेंजेंट है, एस क्यू टेंजेंट नहीं दिया, बल्कि इसको हमने टेंजेंट प्रूव करना है। तो एस आर और एस क्यू हम कॉन्ग्रुएंसी में नहीं ले सकते। ओके बच्चा, तो अब कैसे करेंगे? तो थर्ड पेयर कौन सा होगा कॉन्ग्रुएंसी के लिए? वो हो सकता है बच्चा ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाए। अगर मैं इस एंगल को 1 नेम दे दूं, इसको 2 दे दूं, तो अगर हम एंगल 1 और 2 को इक्वल प्रूव कर दें तो ऐसे ऐसे ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे और सीपीसीटी से एंगल आर और क्यू इक्वल हो जाएंगे। ओके, तो लेकिन एंगल 1 और 2 को कैसे इक्वल आए, ये ध्यान से समझना बच्चा। उसके लिए यहां पर आपको एक एंगल और मार्क करना होगा 3, और पी पे एंगल 4 मार्क कर लो। ओके बच्चा, तो अब कैसे होगा ध्यान से समझना। अब क्योंकि पी आर और ओ एस पैरेलल है और आर ओ को हम ट्रांसवर्सल कंसीडर करें, तो एंगल 3 और एंगल 1 कौन से टाइप के एंगल होंगे बच्चा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कैसे पता चल रहा है? बिकॉज दे आर फॉर्मिंग जेड, देखो जेड शेप में आ रहे हैं ना, तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1, रीजन लिख देंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसके अलावा बच्चा ध्यान दो, जो एंगल 4 एंगल 2 के इक्वल हो सकता है। क्यों बताओ? क्योंकि पी आर पैरेलल टू ओ एस है, और अगर हम पी ओ को ट्रांसवर्सल मान ले तो एंगल 4 और एंगल 2 जो है ना, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। और अगर लाइंस पैरेलल होती है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे पहचाने जाते हैं? दे जनरली फॉर्म एफ शेप। देखो एफ शेप होगा, एफ एक एंगल एफ के अंदर बनेगा और एक एफ के नीचे, आउटसाइड दीज टू लाइन, पहली लाइन के बाहर बनेगा। एफ वाली एफ अल्फाबेट की पहली लाइन के आउटसाइड। तो 4 और 2 हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2, और रीजन दे देना कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब आगे ध्यान दो बच्चा, क्योंकि ओपी और ओ आर रेडियस है सेम सर्कल के, तो ये इक्वल होंगे। ओपी इक्वल टू ओ आर हम कह सकते हैं, और रीजन क्या होगा? रेडियस ऑफ सेम सर्कल। अब नेक्स्ट बचा इन ट्रायंगल ओपी आर। ध्यान दो, ओपी के अपोजिट कौन सा एंगल है? एंगल 3। तो एंगल 3 किसके इक्वल होगा? जो ओ आर के सामने एंगल होगा। तो ओ आर के सामने कौन सा? एंगल 4। ठीक है, तो ये भी कह सकते हैं कि दोनों बेस एंगल है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में बेस एंगल इक्वल होते हैं। तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, और इसका रीजन रहेगा एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। अब अच्छा ध्यान दो, एंगल 3 किसके इक्वल था? एंगल 1 के। तो एंगल 3 की जगह हम एंगल 1 लिख सकते हैं, यस सर लिख सकते हैं। और एंगल 4 किसके इक्वल था? एंगल 2 के। तो 4 की जगह हम एंगल 2 लिख सकते हैं। ओके, तो एंगल 1 और 2 हमारे इक्वल आ गए। अब नेक्स्ट हम ट्रायंगल ओ आर एस और ट्रायंगल ओ क्यू एस को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ओ आर एस एंड ट्रायंगल ओ क्यू एस, एक तो ओ आर इक्वल टू ओ क्यू, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। उसके अलावा ओ एस इज इक्वल टू ओ एस कॉमन, ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। ओके, देन एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, प्रूव्ड, अभी हमने प्रूव किया। ओके, इससे क्या हो गया कि ट्रायंगल ओ आर एस इज प्रूव्ड कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ क्यू एस। ओ आर एस किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया? ओ क्यू एस के, और बाय एस ए एस रूल। एस ए एस रूल कैसे बच्चा? दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल इक्वल हो गया। देखो ओ आर एक साइड हो गई और ओ एस एक साइड हो गई, उनके बीच में एंगल बना है। सिमिलरली सेकंड ट्रायंगल में भी ओ एस एक साइड हो गई और ओ क्यू दूसरी साइड हो गई, और उसके बीच में एंगल 2 आ रहा है। तो एस ए एस रूल से ये दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो इससे बचा हम कह सकते हैं कि एंगल ओ क्यू एस, ओ क्यू एस कौन सा? ये वाला एंगल, ठीक है, इज इक्वल टू एंगल ओ आर एस बाय सीपीसीटी। अब ध्यान दो बच्चा, आर एस होगा परपेंडिकुलर ओ आर के। रीजन क्या है? रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इससे ये प्रूव हो गया कि एंगल ओ आर एस इज 90 डिग्री। तो अगर ओ आर एस 90 है तो बच्चा एंगल ओ क्यू एस भी 90 हो जाएगा, क्योंकि ओ आर एस और ओ क्यू एस इक्वल है। तो फाइनली जब ये वाला एंगल हमारा 90 आ गया, और एस क्यू जो है सर्कल को एट 1 पॉइंट टच कर रहा है, तो
एस क्यू को हम टेंजेंट कह सकते हैं। तो फाइनली हम लिख देंगे एस क्यू इज अ टेंजेंट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 का और पार्ट। इसमें हमें कहा है शोन बिलो इज अ सर्कल विद सेंटर ओ। एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है। आगे लिखा है टेंजेंट्स आर ड्रॉन एट पॉइंट्स ए एंड सी सच दैट दे इंटरसेक्ट एट पॉइंट बी। दो टेंजेंट ड्रॉ की गई है, पॉइंट ए पे और एक पॉइंट सी पे। पॉइंटर पे ध्यान देना बच्चा। पॉइंट ए और पॉइंट सी पे दो टेंजेंट है और दोनों टेंजेंट बी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये हमें गिवन है। और इसके अलावा हमें कहा है कि ओ ए इज परपेंडिकुलर ऑन ओ सी। देखो ये ओ ए और ओ सी दोनों रेडियस है और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अगर ओ ए और ओ सी परपेंडिकुलर है तो ये वाला एंगल हमारा 90 डिग्री रहेगा। ये माइंड में रखना। और हमें प्रूव करना है देन शो दैट क्वाड्रिलैटरल ओ ए बी सी इज अ स्क्वायर, कि क्वाड्रिलैटरल ओ ए बी सी एक स्क्वायर है। ये हमें शो करना है। तो हम गिवन और टू प्रूफ लिख देंगे। अब मैं डायरेक्ट प्रूफ पे आता हूँ। गिवन और टू प्रूफ आप लिख ही लोगे बच्चा। अब प्रूफ ध्यान से समझना बच्चा। हमें क्वाड्रिलैटरल ओ ए बी सी को स्क्वायर प्रूफ करना है। तो स्क्वायर प्रूफ करने के लिए हमें बच्चा एक तो इसको रेक्टेंगल प्रूफ करना होगा, इस क्वाड्रिलेटरल को ओ ए बी सी को रेक्टेंगल प्रूफ करना होगा, और साथ में उसका एक पेयर एडजेसेंट साइड का, कोई भी एक पेयर एडजेसेंट साइड का इक्वल लाना होगा। अगर हम ये कर दे ना, रेक्टेंगल प्रूफ कर दे और किसी एक पेयर को एडजेसेंट साइड के इक्वल ले आए, तो हम इस क्वाड्रिलेटरल को स्क्वायर कह सकते हैं। ओके, क्योंकि स्क्वायर एक रेक्टेंगल होता है जिसमें एडजेसेंट साइड इक्वल होती है। तो अब एडजेसेंट साइड क्या होती है ये भी ध्यान से समझो बच्चा। लाइक ओ ए और ओ सी एडजेसेंट है जिनमें कॉमन पॉइंट होगा। जैसे ओ ए और ओ सी में ओ है, इसी तरह से ओ सी और सी बी में सी कॉमन पॉइंट है। सी बी और बी ए एडजेसेंट है, सी बी और बी ए, क्योंकि दोनों में बी कॉमन पॉइंट है, तो ये एडजेसेंट साइड होती है। तो हमें कोई एक पेयर एडजेसेंट साइड का इक्वल लाना है। तो हमें अब दो चीजें करनी है, एक तो इस कोऑर्डिनेटर को रेक्टेंगल प्रूव करना है और किसी एक पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड को इक्वल प्रूव करना है। तो हम करते हैं बच्चा। तो पहले हम इस कोऑर्डिनेटर को रेक्टेंगल प्रूव करेंगे। और रेक्टेंगल क्या होता है बच्चा? रेक्टेंगल वो कोऑर्डिनेटर है जिसमें ईच एंगल 90 डिग्री की मेजर का होता है। हर एंगल 90 डिग्री का होता है। तो हम क्या करेंगे, ओ ए बी सी के हर एंगल को 90 डिग्री प्रूव करेंगे। वो बहुत आसान है बच्चा। हमने एक थ्योरम करी है सर्कल चैप्टर में, दैट टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। जो टेंजेंट होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं किस पे? रेडियस पे। तो इस सेंस में हम ये कह सकते हैं कि बी ए परपेंडिकुलर ऑन ओ ए एंड बी सी परपेंडिकुलर ऑन ओ सी। और रीजन दोनों का सेम रहेगा, टेंजेंट टू द सर्कल आर परपेंडिकुलर टू द रेडियस। और ये रीजन हम यहाँ मेंशन भी करेंगे। ओके, अब अगर बच्चा ओ ए और ए बी परपेंडिकुलर हो गए तो ये जो एंगल ए है हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल ए 90 होगा। और इसी तरह से जब बी सी और ओ सी परपेंडिकुलर हो गए तो एंगल सी भी हमारा 90 डिग्री होगा। तो देखो बच्चा, 4 में से 3 एंगल हम 90 प्रूव कर चुके हैं ओ ए बी सी का। अब फोर्थ एंगल हमें 90 डिग्री लाना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलैटरल यूज करेंगे। तो हम लिखेंगे इन क्वाड्रिलैटरल ओ ए बी सी एंगल ए प्लस एंगल ओ प्लस एंगल सी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये होती है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलैटरल। ओके, तो एंगल ए इज 90 डिग्री, एंगल ओ भी 90 है और एंगल सी भी हमने 90 फाइंड किया है और एंगल बी हमें फाइंड करना है। देखो बच्चा, 90 प्लस 90 प्लस 90 270, तो ये हो जाएगा 270 प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 360। देन हमारा एंगल बी क्या होगा बच्चा, 360 माइनस ये जो 270 है ये आरएचएस में जाके माइनस 270 हो जाएगा और 360 माइनस 270 इज 90 डिग्री। तो इससे एंगल बी भी हमारा 90 डिग्री आ गया। अब ईच एंगल ऑफ ओ ए बी सी हमारे क्या है, 90 डिग्री है। हर एक एंगल 90 डिग्री है। तो अब हम स्टेटमेंट देंगे, सिंस ईच एंगल ऑफ ओ ए बी सी मेजर 90 डिग्री देयरफॉर ओ ए बी सी इज अ रेक्टेंगल। इसे हम स्टेटमेंट 1 मार्क कर लेंगे, स्टेटमेंट 1। ओके, अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, रेक्टेंगल हमने प्रूव कर दिया। अब इसको स्क्वायर बनाने के लिए हमने बताया रेक्टेंगल प्रूव करना है और साथ में एक पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड इक्वल आना है, वन एनी वन पेयर। तो अब एडजेसेंट साइड कैसे इक्वल आएगी, वो तो बच्चा आप ये कर सकते हो कि एक ओ ए इज इक्वल टू ओ सी रेडियस ऑफ सेम सर्कल ले सकते हो, या ये भी कर सकते हो बी ए एंड बी सी टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। दोनों में से कुछ भी ले लो। तो मैं ये ले रहा हूँ रेडियस वाला पार्ट, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, रीजन रेडियस ऑफ सेम सर्कल। तो ओ ए इज इक्वल टू ओ सी हो गया, इसे इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब फ्रॉम 1 एंड 2, तो स्टेटमेंट 1 और इक्वेशन 2 से हम ये कह सकते हैं कि ओ ए बी सी एक स्क्वायर है, क्योंकि वो एक रेक्टेंगल हो गया जिसमें एडजेसेंट साइड, वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड इक्वल आ रही है। तो हम कह देंगे ओ ए बी सी इज अ स्क्वायर, और यही हमने प्रूव करना था। सो हेंस प्रूव। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 30। इसमें हमें कहा है शोन बिलो इज अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 1 यूनिट।
यहाँ पर हमें एक सेमी सर्कल दिया है जिसका रेडियस 1 यूनिट है, तो ये 1 यूनिट रेडियस है, तो बच्चा ये सेंटर होगा, यहाँ पर जो पॉइंट मार्क करा है देखो ये सेंटर होगा, और इस सेंटर को हम ओ नेम दे देते हैं, और यहाँ तक ये पॉइंट ए मार्क कर लेते हैं, तो ये हमारा रेडियस हो गया। और यहाँ पर बच्चा हम पॉइंट बी ले लेते हैं, तो ए बी डायमीटर हो जाएगा। और उसके अलावा बच्चा ये जो लाइन है ओ से लेके यहाँ तक, देखो बच्चा पॉइंटर पे ध्यान देना, यहाँ मैंने पॉइंट मार्क करा, ये भी एक रेडियस है, तो यहाँ पर हम सी मार्क कर लेते हैं। तो ये जो ओ सी रेडियस है ये भी हमारा 1 यूनिट रहेगा, क्योंकि रेडियस जो होते हैं ना बच्चा, सभी रेडियस एक सर्कल के इक्वल होते हैं, तो ओ सी भी 1 यूनिट होगा। और यहाँ मैं कोई भी पॉइंट ले लेता हूँ लाइक डी, तो सी डी ओ एक राइट ट्रायंगल है, और ये जो एंगल है बच्चा सी ओ डी या सी ओ बी कह लो या सी ओ डी कह लो, वो थीटा दिया हुआ है। अब बच्चा हमें फाइंड क्या करना है, ध्यान दो, इसमें लिखा है मेक अ नेसेसरी कंस्ट्रक्शन, हमें कुछ नेसेसरी कंस्ट्रक्शन करनी है, वो शो करना है, शो डैट tan थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। देखो बच्चा थीटा तो हमारे पास है यहाँ पर, लेकिन थीटा अपॉन 2 नहीं है, ठीक है। तो थीटा अपॉन 2 कैसे आएगा, वो आएगा बाय मेकिंग नेसेसरी कंस्ट्रक्शन, और वो कंस्ट्रक्शन क्या रहेगी ध्यान से समझना बच्चा, और वो कंस्ट्रक्शन होगी बच्चा ज्वाइन सी टू ए, सी से ए को ज्वाइन करना, सी टू ए हम ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। और ये क्यों कर रहे हैं मैं भी एक्सप्लेन करूंगा कि हमने सी टू ए कंस्ट्रक्शन करी क्यों। देखो बच्चा थीटा तो हमें गिवन है, लेकिन क्योंकि हमें tan थीटा अपॉन 2 निकालना है, तो थीटा अपॉन 2 निकालने के लिए हमें ये कंस्ट्रक्शन करनी पड़ी है। देखो ये एंगल जो होगा ना थीटा अपॉन 2 होगा, क्यों होगा अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इसके लिए क्लास 9 में आपने एक थ्योरम करी थी सर्कल चैप्टर में, वो थ्योरम क्या थी बच्चा, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, ये आर्क हो गई जैसे बीसी एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, कहां पर एंगल सबटेंड कर रही है, सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल ओ है, यहां पर एक एंगल सबटेंड कर रही है, देखो बच्चा एंगल बी ओ सी, ये वाला एंगल सबटेंड कर रही है बी ओ सी, ठीक है। तो और बी ओ सी कितना गिवन है हमें, थीटा, तो ये जो एंगल होगा ना थीटा जो होगा वो डबल होगा, डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट, इट का मतलब आर्क ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, जो सर्कल का रिमेनिंग पार्ट है, बीसी आर्क हो गई। अब रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल कहां से स्टार्ट होगा बच्चा, सी से ए तक होगा, और अगर हम इसको कंप्लीट सर्कल लें तो सी से ए तक जाएगा क्लॉकवाइज, और ए टू बी में कहीं पर भी वो एंगल हो सकता है। तो बच्चा वो जो एंगल होगा ना रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे होगा, लेकिन अभी के लिए हम उस एंगल को ए पे ले रहे हैं, हम कहीं पर भी ले सकते हैं, सी से लेके ए तक कहीं पर भी ले सकते हैं, लेकिन ए पे लेने का पर्पस ये है क्योंकि जो एंगल ए है ना बच्चा वो किसका पार्ट है, राइट ट्रायंगल सी डी ए का, और राइट ट्रायंगल सी डी ए में हम ट्रिग्नोमेट्री लगा के tan थीटा अपॉन 2 की वैल्यू ले सकते हैं, तो इसलिए हमने जो रिमेनिंग पार्ट में जो एंगल है ना यहाँ लिया है। अब ये थीटा इधर थीटा, तो इधर थीटा अपॉन 2 क्यों हुआ, अब देखो बच्चा इसमें लिखा है जो ये सेंटर वाला एंगल है ना रिमेनिंग पार्ट वाले एंगल का डबल है, तो अगर थीटा एंगल ए का डबल है तो एंगल ए थीटा का हाफ होगा, ठीक है। ऐसा क्यों है, देखो अगर मैं कहता हूं 4 2 का डबल है तो 2 क्या है, 4 का हाफ, तो इसी तरह से अगर थीटा एंगल ए का डबल है तो एंगल ए थीटा का हाफ होगा, तो एंगल ए थीटा का हाफ यानी कि थीटा अपॉन 2 हो जाएगा। तो अब हमें थीटा अपॉन 2 मिल गया, और जो ये हमने थीटा अपॉन 2 फाइंड किया है वो हम लिख देंगे, एक तो कंस्ट्रक्शन मेंशन कर देंगे ज्वाइन ए टू सी, और साथ में ये लिख देंगे कि एंगल सी ए बी इज हाफ ऑफ एंगल सी ओ डी, और उसका रीजन होगा ये वाली प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी हम यहाँ मेंशन कर देंगे, ओके बच्चा। तो इतना हो गया। अब हम आते हैं जो क्वेश्चन में एक्चुअली हमें फाइंड करना है या प्रूव करना है, तो पहले हम tan थीटा अपॉन 2 की वैल्यू निकालेंगे। अब थीटा अपॉन 2 कौन से ट्रायंगल का पार्ट है, सी डी ए का, तो हम लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल सी डी ए tan थीटा अपॉन 2 किसके इक्वल होता है, tan क्या होता है बच्चा, tan कैसे हम देखेंगे, जैसे पी बी पी ये आपने करा है ट्रिग्नोमेट्री में, अपॉन एच एच बी, यानी कि इसको याद रखने का एक तरीका है, पंडित बद्री प्रसाद हरत बोले, तो इधर होता है साइन कॉस और tan, जो ये लास्ट वाली लाइन होती है tan की होती है, tan क्या होता है बच्चा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अब थीटा अपॉन 2 के सामने वाली साइड कौन सी है बच्चा, ये वाली ध्यान दो सी डी, तो सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है, जिस एंगल के रिस्पेक्ट में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ले रहे हैं उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस करना है तो परपेंडिकुलर सी डी हो जाएगा, और साथ वाली साइड बच्चा हमारी बेस होती है। अब इसमें बेस क्या होगा बच्चा, डी ए। अब tan थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू सी डी, कितना है बच्चा, सी डी हमें नहीं दिया तो इसको हम x ले लेते हैं, ओके x ले लेते हैं, और डी ए कैसे बना है, उसमें एक तो ओ ए आ रहा है, ओ ए 1 यूनिट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यस सर आ रहा है, और साथ में डी ओ आ रहा है, डी ओ भी हमें मेंशन नहीं है तो हम उसको y मान लेते हैं, तो यहाँ पर 1 प्लस वाई आ जाएगा, तो हमारे पास आ गया tan थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस वाई, तो लेकिन हमें लाना तो साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा है, यहाँ आपको x की जगह साइन थीटा लाना है और y की जगह कॉस थीटा लाना है, तो यानी कि एक तरह से हमें x और y की वैल्यू निकालनी होगी।
अब एक्स और वाई की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, वो हमें मिलेगी इन राइट ट्रायंगल CDO। तो पहले हम एक एक करके दोनों वैल्यूज निकालेंगे, पहले एक्स की फिर वाई की। तो पहले हम लिख देंगे इन राइट ट्रायंगल CDO साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है साइन थीटा, परपेंडिकुलर थीटा की सामने वाली साइड यानी कि CD विच इज एक्स, और एक्स की वैल्यू में निकालनी है तो इधर CD अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या होगा राइट एंगल CDO में CO होगा, और CO कितना है बच्चा 1 यूनिट, तो यहाँ 1 लिख देंगे x अपॉन 1। तो साइन थीटा इज इक्वल टू हमारा x हो गया, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमें y की वैल्यू निकालनी है, y की जगह हमें क्या लाना है कॉस थीटा। तो अगेन हम सेम ट्रायंगल लेंगे और उसमें लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल CDO कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो बच्चा CDO में बेस थीटा के साथ वाली साइड होगी और वो क्या है y है, तो y अपॉन और हाइपोटेन्यूज तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड फिक्स रहती है और वो क्या है 1 यूनिट, तो y अपॉन 1। सो कॉस थीटा हमारा क्या हो जाएगा y अपॉन 1 को हम y लिख सकते हैं, सो कॉस थीटा इज इक्वल टू y। अब हम क्या करेंगे बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन 1, तो जो ये वाली tan थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस y को हम इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेते हैं। तो इसमें हम x और y की वैल्यू डालेंगे, तो ये देखो क्या बन जाएगा बच्चा tan थीटा अपॉन 2 एज इट इज लिखो, x की जगह क्या आ जाएगा साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस y की जगह cos थीटा आ जाएगा, तो 1 प्लस cos थीटा। तो जो हमें रिजल्ट चाहिए था वो आ गया है, तो हम लिख देंगे hence proved। Please like and share the video and subscribe the channel. अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 31। इसमें लिखा है नाइमा इज प्लेइंग अ गेम, नाइमा एक गेम खेल रही है एंड हैज 2 आइडेंटिकल 6 साइडेड डाइस, उसके पास 2 आइडेंटिकल 6 साइडेड डाइस है, नॉर्मल डाइस है बच्चा जो जिससे हम लूडो खेलते हैं, वो 2 डाइस है, बस ये ध्यान रखना है। द फेसेस ऑफ द डाइस, एक डाइस में 3 इवन नंबर और 3 ऑड नंबर्स हैं, ऑब्वियसली इसमें कुछ अलग नहीं है बच्चा, टोटल 6 नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 किसी भी डाइस में, तो 1 2 3 4 5 6, उसमें से 3 इवन है यानी कि 2 4 और 6 इवन है, और 3 ऑड है, ऑड कौन से 1 3 और 5। अब आगे लिखा शी हैज टू रोल 2 डाइस साइमल्टेनियसली, उसने दोनों डाइस साइमल्टेनियसली रोल करने हैं, एंड हैज 2 ऑप्शंस टू चूज, और उसके पास 2 ऑप्शन है चूज करने के लिए बिफोर रोलिंग द डाइस, डाइस को रोल करने से पहले। शी विन्स द प्राइज इफ ऑप्शन 1 में या ऑप्शन 2 में से कोई भी ऑप्शन चूज करती है तो उसे प्राइज मिलता है। और ऑप्शन 1 में क्या कंडीशन दी है देखो बच्चा, द सम ऑफ 2 नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप ऑफ 2 डाइस इज ऑड, मतलब दोनों नंबर जो डाइस में आएंगे उनका सम ऑड होगा। लाइक मान लो एक में 3 आ गया और एक में 4 आ गया, दूसरे डाइस में 4 आ गया, 3 + 4 7, तो 7 ऑड नंबर है, ऑप्शन 1 में ये कंडीशन दी है। और दूसरी ऑप्शन है द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप ऑफ डाइस इज ऑड, कि दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट है, मान लो फर्स्ट डाइस में 3 आया, दूसरे डाइस में से 5 आया, तो 3 5 द 15, तो ऑड आ जाए, प्रोडक्ट ऑड हो जाए, तो ये ऑप्शन 2 है। अब क्वेश्चन में बोला है विच ऑप्शन शुड नाइमा चूज, कि नाइमा को कौन सी ऑप्शन चूज करनी चाहिए सो डेट हर चांसेस ऑफ विनिंग अ प्राइज इज हायर, जिसके उसके जो चांसेस है प्राइज जीतने के वो हायर हो। तो इस केस में हम ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 दोनों केसेस में प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे, और जिस ऑप्शन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी ना, हायर होगी, तो वो ऑप्शन नाइमा को चूज करना चाहिए, क्योंकि उसी में उसको प्राइजेस आने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन पहले हम देखते हैं और उसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में लिखा था सम ऑफ 2 नंबर अपीयरिंग ऑन द टॉप ऑफ 2 डाइस इज ऑड। अब प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, डिनोमिनेटर में हम टोटल नंबर ऑफ आउटकम लेते हैं। जब भी बच्चा 2 डाइस थ्रो करते हैं तो हमारे पास टोटल 36 आउटकम्स होते हैं, ये आपने पढ़ा ही है प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में। तो वो ऑप्शन कौन से आउटकम्स होते हैं कि पहले में 1 दूसरे में 1, फिर पहले में 1 दूसरे पे 2, फिर पहले में 1 दूसरे में 3, ये आउटकम्स होते हैं। देन 1 4 1 5 1 6, ऐसे ही 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, देन 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 एंड सो ऑन 6 6 तक हम जाएंगे। तो इस तरह से टोटल 36 आउटकम्स होते हैं। तो इनको ध्यान से लिस्ट कर लेना पैटर्न में कि हर लाइन में 6 6 आउटकम्स आए, इस तरह से लिस्ट करना, इसलिए आप ऐसा करने से आपके लिए थोड़ा आसान रहेगा। ठीक है, तो बच्चा ऑप्शन 1 में हमें क्या लेना है, सम ऑफ 2 नंबर अपीयरिंग ऑन डाइस इज ऑड। देखो ऑड कब कब हो सकता है सब, देखो इवन प्लस इवन, कि दोनों डाइस में इवन आए तो आंसर इवन होता है, अगर दोनों डाइस में ऑड आता है तो आंसर इवन होगा तो भी, और अगर फर्स्ट डाइस में ऑड आए सेकंड डाइस में इवन आए, यानी कि ऑड और इवन हो, तो सम हमेशा ऑड आएगा, और इवन प्लस ऑड का सम भी ऑड होता है, यानी कि इवन ऑड में भी सम क्या होगा, ऑड होगा। तो अब हमने वो नंबर उनमें से चूज करने जो हमें आउटकम्स दिए हैं कि ऑड इवन और इवन ऑड वाले चूज करने हैं।
तो देखते हैं बच्चा ऑड इवन और इवन ऑड वाले कौन से हैं। तो इसलिए ध्यान रखना ऑड ऑड और इवन इवन मत लेना। तो 1 1 तो देखो बच्चा क्या है, ऑड ऑड ये नहीं लेंगे, ऑड इवन 1 2, 1 3 ऑड ऑड ये नहीं लेंगे, 1 4 1 6। ध्यान रखना बच्चा हर लाइन में एक एक छोड़ के आपको ऑड इवन या इवन ऑड मिलेंगे। अब सेकंड वाली लाइन से इवन ऑड मिलेंगे, लेकिन एक एक लाइन छोड़ के। देखो अब 2 1 इवन ऑड और इवन ऑड और इवन ऑड, इवन इवन वाले नहीं लेने और ऑड ऑड वाले नहीं लेने, ये ध्यान रखना है। अब ऐसे ही बच्चा इसमें 3 1 ये तो ऑड ऑड है, ये नहीं लेंगे। 3 2 ऑड इवन, 3 3 ऑड ऑड नहीं लेंगे। 3 4 ऑड इवन, 3 6 ऑड इवन। अब बच्चा इस लाइन में हमें इवन ऑड वाले नंबर मिलेंगे, लाइक 4 1 इवन ऑड हो गया, 4 2 इवन इवन वाला नहीं लेंगे, और 4 3 इवन ऑड, 4 5 इवन ऑड। बाकी आप देखना इवन इवन होंगे जो बच रहे हैं। अब 5 वाली लाइन में हमें ऑड इवन मिलेंगे, ऑड और इवन। तो 5 2 5 4 और 5 6, ओके, ऑड इवन। अब लास्ट वाली लाइन में से हमें इवन ऑड वाले मिलेंगे, लाइक 6 1 6 3 6 5। अब काउंट कर लो कितने हैं बच्चा, हर लाइन में 3 3 थे, और टोटल कितनी लाइंस हैं, 6 लाइंस हैं। तो 6 इंटू 3 18। आप चाहे 1 2 3 ऐसे भी काउंट कर सकते हो, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो 18/36, और लोएस्ट टर्म करें तो 1/2। अब बच्चा हमारे पास ऑप्शन 1 की प्रोबेबिलिटी आ गई 1/2। अब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑप्शन 2 कैलकुलेट करेंगे। उसमें भी बच्चा टोटल नंबर ऑफ आउटकम तो हमारे 36 ही रहेंगे, फाइन। अब इसमें नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या रहेंगे ये हम देखते हैं बच्चा। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर अपीयरिंग ऑन द टॉप ऑफ टू डाइस इज ऑड। जो दो नंबर अपीयर हो रहे हैं डाइस में, उनका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लाई करके ऑड आए। देखो बच्चा ऑड कब आता है प्रोडक्ट, अगर हम इवन मल्टीप्लाई इवन करते हैं तो इवन आएगा, और अगर हम ऑड मल्टीप्लाई ऑड करें तो ऑड होता है, ये केस है ऑड का। और बाकी केस में ऑड मल्टीप्लाई इवन इवन होगा, और इवन मल्टीप्लाई ऑड भी इवन होगा। तो ऑड कब मिलेगा, जब दोनों डाइस में ऑड ऑड ही हो, दोनों ही नंबर ऑड हो डाइस पे। तो ऐसा देख लेते हैं कहां पर ऑड और ऑड है। तो एक तो ये है बच्चा 1 1, दोनों ऑड है। 1 3 1 5, देखो ये ऑड ऑड वाले हैं, दोनों ही ऑड होने चाहिए। तो इसमें तो बच्चा एक इवन आएगा, तो ये लाइन तो हम कंसीडर ही नहीं करेंगे कि दोनों नंबर ऑड चाहिए, प्रोडक्ट ऑड होने के लिए दोनों नंबर ऑड होने चाहिए। तो ये लाइन तो आप सीधा कट कर दो। अब इसमें बच्चा 3 और 1 दोनों ऑड है, 3 3 भी दोनों ऑड है। 3 2 मत लेना क्योंकि ये इवन आ रहा है, इसमें इवन वाला एक भी इवन है तो मत लेना, यानी कि दोनों ऑड वाले लेने हैं। और 3 5, तो अभी हम टिक कर लेते हैं, फिर एक साथ काउंट करेंगे हम। अब इसमें तो बच्चा एक इवन है एटलीस्ट, तो इवन तो हमने लेने नहीं, ओनली ऑड ऑड वाले लेने हैं। तो ये तो पूरी लाइन कट हो जाएगी, इवन ये लाइन भी कट हो जाएगी, ओके। और अब हम इसमें देखते हैं बच्चा ऑड ऑड वाले, 5 1 ऑड ऑड है, और इसके अलावा 5 3 ऑड ऑड है, और 5 5 ऑड ऑड है। और बाकी इसमें जो देखो ये 5 2 ऑड इवन था, 5 4 ऑड इवन, 5 6 ऑड इवन, तो ये नहीं लेंगे। तो अब हम काउंट कर लेते हैं कि कितने आउटकम्स आए, फेवरेबल आउटकम कितने हुए जिसमें प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर ऑड है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, काउंट करके 9 आए, तो 9/36, और लोएस्ट टर्म करें तो 1/4। अब किसमें प्रोबेबिलिटी ज्यादा है बच्चा, 1/2 1/4 से ग्रेटर है। हमें कैसे पता चल रहा है, देखो 18/36 को कंपेयर करें 9/36 से, तो 18 9 से ग्रेटर है, अगर 36 डिनोमिनेटर कॉमन है तो 18 जो है 9 से ग्रेटर है। तो इसका मतलब ऑप्शन 1 में प्रोबेबिलिटी हायर आ रही है। तो हम स्टेटमेंट लिखेंगे, सिंस प्रोबेबिलिटी इन केस ऑफ ऑप्शन 1 इज हायर, देयरफॉर नाइमा विल चूज ऑप्शन 1। इसके साथ बच्चा हमारा क्वेश्चन नंबर 31 कंप्लीट हो गया।